हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 मिसलेनियस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट को। और ये जो 40 क्वेश्चंस रहेंगे इस प्रैक्टिस सेट में, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है इस वीडियो में लिए गए हैं। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा और इस प्रैक्टिस सेट को अपने एग्जाम की तरह जो है आपको परफॉर्म करना है। जिस तरीके से आप एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं उसी तरीके से आपको इस प्रैक्टिस सेट को परफॉर्म करना है। आप इसको एग्ज़ाम से पहले का एग्ज़ाम मान करके जो है इस प्रैक्टिस सेट को परफॉर्म करेंगे और देखिएगा लास्ट में कि इन 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अब बिना देरी करते हुए बढ़ते अपनी वीडियो की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कैलीग्राफी, सुलेखन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैलीग्राफी या सुलेखन क्या है। तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को जो है सुलेखन या कैलीग्राफी कहा जाता है। इसमें जो राइटर होता है यानी कि लिखने वाला होता है वो अलग अलग उपकरणों का उपयोग करता है, जैसे कि अलग अलग प्रकार के पेन और जैसे कि जो इंक ब्रश होते हैं उनका इस्तेमाल करता है और उनका इस्तेमाल करके जो अक्षर होते हैं उनको एक विशिष्ट शैली का आकार देते हैं, जिससे जो उनकी हैंड राइटिंग होती है वो काफ़ी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगती है। तो कैलीग्राफी क्या है, ये ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को ही क्या कहा जाता है, कैलीग्राफी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच प्लेस हैज़ एविडेंस ऑफ फायर पिट बीन फाउंड ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्नि कुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो अग्नि कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा और लोथल से। कहाँ से? कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है तो कालीबंगा दिया है। कालीबंगा हमारा आंसर हो जाएगा। कालीबंगा से और क्या मिला है, तो देखिए फ्रेंड्स, अग्निवेदी, अग्निवेदी यानी कि अग्नि पूजा के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और क्या मिला है, तो जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के जो प्रमाण हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो भी कालीबंगा से मिले हैं। अब मोहनजोदारो की बात करते हैं। तो मोहनजोदारो से क्या मिला है, तो मोहनजोदारो से जो बड़े स्नानागार हैं, बड़े स्नानागार हैं, बड़े स्नानागार के साक्ष्य जो हैं मोहनजोदारो से मिले हैं। और नाचती हुई लड़की की प्रतिमा, नाचती हुई लड़की की कांसे की प्रतिमा, कांसे की प्रतिमा जो है ये भी कहाँ से मिली है, ये भी मोहनजोदारो से मिली है। और क्या मिला है, तो पशुपति की मोहर जो है ये भी कहाँ से मिली है, ये भी मोहनजोदारो से मिली है। और क्या मिला है, तो जो बड़े अन्न भंडार हैं, बड़े अन्न भंडार भी जो है कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदारो से मिले हैं। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट है चन्होदुड़ो। चन्होदुड़ो से क्या मिला है, तो देखिए मन के बनाने का जो कार्य है, मन के बनाने के कार्य का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है, चन्होदुड़ो से मिलता है। तो मनके का कार्य, मनके के कार्य का जो प्रमाण है वो भी चन्होदुड़ो से मिला है। और चूड़ियों, चूड़ियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ये भी चन्होदुड़ो से मिले हैं। और क्या मिला है, तो शैल निर्माण, शैल निर्माण का जो कार्य होता है उसके प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं, चन्होदुड़ो से मिले हैं। बात करें बनावली की, तो बनावली से क्या मिला है, तो मिट्टी की मूर्तियों के प्रमाण, मिट्टी की मूर्तियों के प्रमाण जो है ये बनावली से मिले हैं। और क्या मिला है, तो जुताई वाले खेत, जुताई वाले खेत जो है ये भी बनावली से मिले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जुते हुए खेत के प्रमाण जो हैं ये कालीबंगा और बनावली दोनों से मिले हैं। अब अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया है। अगर कालीबंगा दिया है तो कालीबंगा आंसर हो जाएगा और अगर बनावली दिया है तो बनावली आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे। और क्या मिला है बनावली से, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जौ के साक्ष्य। जौ के साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिले हैं, ये बनावली से मिले हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है जौ के साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिले हैं बनावली से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कालीबंगा से जो है अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कठोपनिषद इज द उपनिषद ऑफ विच वेदा। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो कठोपनिषद जो है ये यजुर्वेदा का उपनिषद है कठोपनिषद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यजुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फेमस रूलर अनेक्स्ड कलिंगा टू मगध रीजन। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो ऐसा कौन सा प्रसिद्ध शासक हुआ है जिसने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो महापद्म नंद। महापद्म नंद ने जो है कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना की थी और उसने अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें से कलिंग भी एक था। तो याद रखिएगा, महापद्म नंद ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच इंस्क्रिप्शन इज द विक्ट्री ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी मेंशन्ड। किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो ये है नासिक इंस्क्रिप्शन। नासिक अभिलेख में जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासिक इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ जिल ए इलाही। जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो जिले इलाही की उपाधि धारण करने वाला शासक था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। और जिले इलाही का मतलब क्या होता है? तो ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया जो है जिले इलाही का मतलब होता है। और इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी और इसने 1265 से 1287 तक जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ये भी याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री डिड राजा महेंद्र प्रताप एस्टेब्लिश एन इंटरिम गवर्नमेंट इन काबुल। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, काबुल है कहाँ पर? अफगानिस्तान में है। तो किस देश के सहयोग से होना चाहिए कि किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की होगी? तो ऑब्वियस सा आंसर होना चाहिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। देखिए फ्रेंड्स, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1 दिसंबर 1915 में जो है राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अफगानिस्तान के सहयोग से अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। और इस सरकार में जो राष्ट्रपति बने थे खुद राजा महेंद्र प्रताप बने थे। प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो प्रधानमंत्री जो है मौलाना बरकतुल्ला बने थे। गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री बने थे मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी अफगानिस्तान के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट कंचनजुंगा फॉल्स अंडर विच रेंज ऑफ द हिमालयाज। कंचनजुंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कंचनजुंगा पर्वत यानी कि माउंट कंचनजुंगा जो है ये ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आता है, यानी कि वृहत हिमालय श्रेणी के अंतर्गत जो है कंचनजुंगा पर्वत आता है। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। कंचनजुंगा जो पर्वत है, कंचनजुंगा पर्वत जो है ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट कंचनजुंगा है, जिसकी जो ऊंचाई है ये है 8586 मीटर। कितनी है? 8586 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंचा पर्वत विश्व का कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई हम सभी जानते हैं 8848 मीटर है। ये हो गई पहला। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है K2 को। और इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 8611 मीटर। पहला हो गया माउंट एवरेस्ट, दूसरा है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, और तीसरा है हमारा माउंट कंचनजुंगा। तो याद रखिएगा ये ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच चैनल इज सिचुएटेड बिटवीन मालदीव्स एंड मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है 8 डिग्री चैनल।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 डिग्री चैनल स्थित है मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो बिहार जलप्रपात जो है ये टॉन्स रिवर पर स्थित है। किस पर? टॉन्स रिवर पर स्थित है बिहार जलप्रपात। और ये जो टॉन्स रिवर जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि प्रयागराज के पास सिरसा में जो है गंगा में मिलती है। याद रखिएगा, टॉन्स रिवर पर स्थित है बिहार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है ये आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल्सी एंड धनसिरी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। कुल्सी और धनसिरी किसकी सहायक नदी हैं। तो कुल्सी और धनसिरी जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन ओनली वन कंट्री। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है। तो इनमें से ऐसी कौन सी लेक है जिसकी अवस्थिति केवल एक देश में है। तो ऐसी झील है मिशिगन। मिशिगन लेक जो है ये एक कंट्री के अंदर स्थित है। और कौन सी कंट्री के अंदर? तो यूएसए के अंदर स्थित है मिशिगन लेक। बात करें सुपीरियर की, तो सुपीरियर जो है ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है। कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है सुपीरियर लेक। बात करें मलावी की, तो मलावी जो लेक है ये मलावी और मोजाम्बिक और तंजानिया इन 3 कंट्री के बॉर्डर पर स्थित है लेक मलावी। बात करें लेक चाड की, तो लेक चाड जो है ये 4 कंट्री के बॉर्डर पर स्थित है। कौन कौन से? एक हो गया नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून। इन 4 कंट्री के बॉर्डर पर स्थित है लेक चाड। इनमें से सिर्फ एक लेक ऐसी है मिशिगन लेक, जो कि एक कंट्री के अंदर स्थित है, जो कि यूएसए के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लेक मिशिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ओशन इज रिलेटेड टू द फोकलैंड करंट। फोकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है। तो फोकलैंड जलधारा का संबंध जो है अटलांटिक ओशन से है, यानी कि अटलांटिक महासागर से संबंधित है फोकलैंड जलधारा। और ये एक ठंडी महासागरीय जलधारा है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट इन इंडिया। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, जो कि इसमें ऑप्शंस दिए हैं। तो मैं इसकी सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अगर बात की जाए भारत में प्रथम हरित क्रांति की, भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। बात की जाए द्वितीय हरित क्रांति की, तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये हुई थी 1970 के दशक में। और ये जो द्वितीय हरित क्रांति है ये कब तक चली थी। तो देखिए 1980 के दशक के लगभग मिड तक, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 1985 तक जो है ये द्वितीय हरित क्रांति चली थी। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया है 1976-77, जो कि 1970 के दशक में जो है द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसका जो आंसर है ये भी बन सकता है। और इसमें दिया है 1983-84, तो इसका आंसर जो है ये भी बन सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आयोग ने जो इसका आंसर माना है वो माना है ऑप्शन सी को, 1983-84। तो आप याद रखिएगा, अगर इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिलते हैं तो आपको ऑप्शन सी के साथ जाना है, 1983-84। जबकि शुरुआत जो है 1970 के दशक में हो चुकी थी द्वितीय हरित क्रांति की। तो याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर विश्व में पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को।
नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। तो इनमें से ऐसा कौन सा दर्रा है जो कि उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ पर स्थित हैं, ये उत्तराखंड में स्थित हैं। लेकिन नाथुला पास यानी कि नाथुला दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नाथुला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह। इसमें क्या है, एक पाम ट्री है और एक टाइगर है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में दिया है ए टाइगर इन फ्रंट ऑफ ए पाम ट्री। ये क्या है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए टाइगर इन फ्रंट ऑफ ए पाम ट्री। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द अन्नपूर्णा योजना लॉन्च्ड। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी 2000 में। 2000 ईस्वी में जो है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी। और इस अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का उद्देश्य उन बुजुर्ग लोगों की सहायता करना है जो बेसहारा हैं, गरीब हैं और जो खुद की देखभाल करने में असमर्थ है। ये उन लोगों के लिए शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी, तो 2000 ईस्वी में जो है इसको शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वाई के अलग कमेटी रिलेटेड टू। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है। तो देखिए फ्रेंड्स, वाई के अलग समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो योजना आयोग के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। और ये वाई के अलग की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स थी जो कि योजना आयोग के द्वारा गठित की गई थी। और इसने जो पोषण संबंधी आवश्यकताओं और संबंधित उपभोग के जो खर्चे हैं उनके आधार पर जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा थी उसकी सिफारिश की थी और उसका निर्माण किया था वाई के अलग समिति ने। तो ये किससे संबंधित है, तो ये गरीबी से संबंधित है, पॉवर्टी से संबंधित है वाई के अलग समिति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉवर्टी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये किया गया था 19 जुलाई 1969 में। 19 जुलाई 1969 में जो है 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी के समय में जो है 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुक प्लानिंग एंड द पुअर इज रिलेटेड टू। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बुक है प्लानिंग एंड द पुअर जो पुस्तक है ये लिखी गई है VS मिन्हास के द्वारा। किसके द्वारा, VS मिन्हास के द्वारा जो है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक लिखी गई है। और ये जो पुस्तक है इसका संबंध गरीबी और विकास योजनाओं के बीच संबंध से है। तो याद रखिएगा, VS मिन्हास ने लिखी है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड इंडिया साइन द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व विरासत संधि यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ये क्या है, तो वर्ल्ड में जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं उनके संरक्षण से संबंधित है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। और इसको यूनेस्को के द्वारा 1972 में अपनाया गया था। और भारत ने इस संधि पर कब हस्ताक्षर किए, तो 1977 में। 1977 में जो है भारत के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1977। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसको क्योटो में, जापान के क्योटो में जो है इसको कब अपनाया गया था, 1997 में जो है इसको अपनाया गया था। और ये लागू कब हुई थी, तो 2005 में जो है ये लागू हुई थी। और ये किससे संबंधित है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करके जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उसको कम करने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When was the एगमार्क एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम द क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में एगमार्क एक्ट लागू किया गया था 1937 में। 1937 में जो है भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट लागू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन वॉट डज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू सिस्टम्स डिपेंड, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। तो दो निकायों के बीच ऊष्मा के जो प्रवाह की दिशा है ये निर्भर करती है उन दोनों निकायों के तापमान पर। किस पर, तापमान पर निर्भर करती है ऊष्मा के प्रवाह की दिशा। तो आंसर होगा एट देयर ऑन टेम्परेचर। और तापमान पर ये क्यों निर्भर करती है, तो देखिए फ्रेंड्स, ऊष्मा का जो प्रवाह होता है ये ज़्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ होता है। ज़्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ जो है ऊष्मा का प्रवाह होता है। और ये कब तक होता रहता है, ये तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों निकायों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो याद रखिएगा, ये उनके तापमान पर निर्भर करती है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, एट देयर ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रू वोट मीडियम इज साउंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो साउंड एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है माइक्रोफोन। कौन करता है, माइक्रोफोन जो है कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन जो है ये साउंड वेव्स को कैच करता है और उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, माइक्रोफोन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल फोर्स, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आभासी बल है इसे छद्म बल भी कहा जाता है। और ये एक ऐसा बल है जो कि मूवेबल स्टेट में फील होता है, ये स्टैटिक स्टेट में फील नहीं होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी एकदम से चलने लगती है तो आप अपने आप को पीछे धकेला हुआ फील करते हो। जब आप अपने आप को पीछे धकेला हुआ फील करते हो तो आपको लगता है कि आपके ऊपर एक बल कार्य कर रहा है, उसी बल को कहा जाता है आभासी बल। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये किसका एग्जाम्पल है, ये वर्चुअल फोर्स यानी कि आभासी बल का एग्जाम्पल है। और क्या हो सकता है, तो कैरियोलिस फोर्स ये किसके एग्जाम्पल है, ये वर्चुअल फोर्स के एग्जाम्पल है। अब ऑप्शन में हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया है तो आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है ये होती है मो या MHO, इसको कहा जाता है। मो जो है ये किसकी यूनिट है, विद्युत चालकता की यूनिट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What effect does it have on the surface tension when detergent is added to pure water? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, जब जो शुद्ध जल होता है यानी कि प्योर वाटर होता है उसमें जब डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका जो पृष्ठ तनाव है ये कम हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये सर्फेक्टेंट की तरह काम करते हैं, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच जो आकर्षण होता है उसको कम कर देते हैं, जिससे जो सरफेस टेंशन है यानी कि पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, डिक्रीजेज। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है।
तो जल गैस किसे कहा जाता है? तो जल गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को जो है वाटर गैस कहा जाता है, और इसे सृजन गैस भी कहा जाता है। सृजन गैस भी इसी को कहा जाता है। और ये जो गैस है, ये गैस कोयले को भाप के साथ प्रतिक्रिया करा के जो है बनाई जाती है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को जो है वाटर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयॉन इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? रेयॉन का निर्माण निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? तो रेयॉन जो है ये आर्टिफिशियल सिल्क होता है, इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। और रेयॉन का जो निर्माण है ये सेलुलोज से किया जाता है। किससे किया जाता है? सेलुलोज से जो है रेयॉन का निर्माण किया जाता है। सेलुलोज हमें कहाँ से मिलता है? तो प्लांट से मिलता है। प्लांट से मिलता है। प्लांट्स की जो सेलवोल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो एक्टिविटी इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से किसका प्रमुख गुण है? तो देखिए फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिविटी जो है ये न्यूक्लियस का प्रमुख गुण है। किसका? न्यूक्लियस का प्रमुख गुण है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल एटम न्यूक्लियस से एनर्जी और पार्टिकल्स का एमिशन करता है, जिससे कि वो और ज़्यादा स्टेबल स्टेट में आ जाता है। ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल या फिर गामा पार्टिकल। तो ये पार्टिकल जो है ये कुछ भी हो सकते हैं इन तीनों में से। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियस का प्रमुख गुण है रेडियो एक्टिविटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो वेजिटेबल घी का निर्माण किया जाता है उसमें हाइड्रोजिनेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? हाइड्रोजिनेशन किया जाता है। तो हाइड्रोजिनेशन मीन्स यानी कि उसमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है। क्या की जाती है? हाइड्रोजन ऐड की जाती है। और हाइड्रोजन ऐड करने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रिडक्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिडक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर? निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी सिंथेसिस लीवर के द्वारा होती है? तो ये है विटामिन ए। विटामिन ए की सिंथेसिस करता है लीवर। और किससे करता है? तो बीटा कैरोटीन से। बीटा कैरोटीन जो है ये कहाँ से मिलता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्लांट बेस्ड फूड होता है, प्लांट बेस्ड फूड में पाया जाता है बीटा कैरोटीन, और जिससे लीवर विटामिन ए की सिंथेसिस करता है। विटामिन ए की केमिकल नेम की बात करें तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल, जिससे अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी में तो कौन सी बीमारी हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन ई का नाम पूछा जाए तो विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरोल। तो ये सब आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द एलेंटोइस ऑफ द एम्ब्रियो हेल्प इन? भ्रूण की जो अपरा कोशिका होती है यानी कि एलेंटोइस होती है, ये किस में हेल्पफुल होती है, किस में सहायक होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो एम्ब्रियो की एलेंटोइस होती है ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है, न्यूट्रिशन में भी हेल्प करती है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल ब्लड डोनर्स आर दोज पीपल हुज ब्लड ग्रुप इज? सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूनिवर्सल ब्लड डोनर उन लोगों को कहा जाता है जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है। ब्लड ग्रुप ओ वाले लोगों में कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है, इसी वजह से जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसी वजह से इन्हें यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ब्लड ग्रुप ओ। एक और टर्म होती है इसमें, यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड जो है
ले सकते हैं। इनको सर्वग्राही भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही भी कहा जाता है। तो इसे यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट कौन से लोग होते हैं? जिनका ब्लड ग्रुप होता है ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन्स को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोमोसोम्स कंटेन्स, गुणसूत्रों में क्या होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, गुणसूत्रों में मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डीएनए और प्रोटीन पाई जाती है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है डीएनए को, और ये क्रोमोसोम का मुख्य घटक होते हैं डीएनए और प्रोटीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूज़पेपर और मैगजीन सपोर्टेड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? किस अखबार और पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसको ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है पारित किया गया था। और कब पारित किया गया था? तो 1878 में। 1878 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे, वो ब्रिटिश सरकार की नीतियों की निंदा ना कर सके, आलोचना ना कर सके। इसी वजह से भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना जो है इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य था। और उस समय के कई सारे ऐसे समाचार पत्र पत्रिकाएं थी जो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में थी, लेकिन एक अखबार ऐसा था जिसने इसका समर्थन किया था, वो था पायनियर। द पायनियर अखबार जो है इस अधिनियम का समर्थन करता था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, द पायनियर समाचार पत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग हुज रेन डिड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर टुक प्लेस? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। और ये जो युद्ध था ये 1775 से 1782 तक जो है लड़ा गया था। और ये जो युद्ध है ये सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद मंसूर वॉज द चीफ पेंटर इन हुज कोर्ट? उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर जो है ये जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। किसके? जहांगीर के दरबार में जो है प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। और ये पौधों और जानवरों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जहांगीर। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध परफॉर्म हिज फर्स्ट धर्मचक्र परिवर्तन? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? ऑप्शंस है लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।